हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे भौतिक विज्ञान चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत गॉस की प्रमेय के बारे में। गॉसियन या गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था वैद्युत फ्लक्स के बारे में। वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताया था हमने कि कोई भी आवेश है तो उस आवेश से ये वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। अब इन वैद्युत बल रेखाओं के मार्ग में ये एक काल्पनिक, मान लिया एक काल्पनिक इस प्रकार से एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ से गुजरने वाली, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स फाई कहलाती हैं। अब मान लिया इस काल्पनिक पृष्ठ के बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अवयव dA है, तो इस dA के लिए वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होगा d फाई इक्वल टू E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर निकालेंगे तो हमने बताया था d फाई इक्वल टू हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। अगर इस प्रकार का कोई गोलाकार पृष्ठ है वैद्युत क्षेत्र में, अगर इस प्रकार का एक गोली पृष्ठ है तो इस गोली पृष्ठ से निकलने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई, ये होता है होल इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। तो ये हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। अब हम लोग इस वैद्युत फ्लक्स को समझने के लिए गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे। गॉस ने देखा कि कोई भी पृष्ठ है, उस पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत जो फ्लक्स होता है वो निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या पर निर्भर करता है। और जो वैद्युत बल रेखाएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं वैद्युत आवेश के कारण। तो उन्होंने बताया कि कोई भी बंद पृष्ठ है और उससे गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स जो होगा फाई, वो निर्भर करेगा कि फाई वैद्युत फ्लक्स का जो मान है वो निर्भर करेगा कि वहाँ पर आवेश कितना है। मान लिया एक प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर है और इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस प्रकार से यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएँ, ये वैद्युत बल रेखाएँ निकल रही हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएँ निकल रही हैं। इस प्रकार से ये वैद्युत बल रेखाएँ हैं, ये वैद्युत बल रेखाएँ हैं। ठीक है, तो गॉस ने बताया कि किसी बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला जो नेट वैद्युत फ्लक्स होगा फाई का जो मान होगा वो उस पृष्ठ से परिबद्ध कितना आवेश है। यहाँ कितना आवेश है? कट गया, प्लस क्यू आवेश है। कितना आवेश है? प्लस क्यू आवेश या क्यू आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे हम गॉस की प्रमेय कहते हैं। तो परिभाषा अगर लिखना चाहते हैं स्टूडेंट तो लिख सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ, कोई भी बंद पृष्ठ है, चाहे इस प्रकार का, चाहे इस प्रकार का, चाहे इस प्रकार का, तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल या नेट वैद्युत फ्लक्स जो होगा, जैसे यहाँ पर कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, यहाँ पर कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, उसका जो मान होगा वो उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, उस पृष्ठ से परिबद्ध करने वाला आवेश कितना है, आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे हम गॉस की प्रमेय कहते हैं। और पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं, यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल A हो तो फॉर्मूला पढ़ा था फाई d फाई इक्वल टू E वेक्टर डॉट होल इंटीग्रेशन E वेक्टर डी, फाई बराबर होल इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। तो ये गॉस की प्रमेय का, यह गॉस की प्रमेय का समाकलन रूप कहलाता है।
कैसा रूप कहलाता है। अतः हम गॉस के प्रमेय को इस प्रकार से लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये टोटल दो फार्मूले हो। अगर हम समाकलन रूप में लिखेंगे उस प्रमेय को तो होल इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होगा। वैसे मुख्य फार्मूला होता है फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। इसी फार्मूले से हम गॉस के प्रमेय को हम याद कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। क्यों क्या है, किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश है और एप्सिलॉन 0 के ये क्या है 1 अपान एप्सिलॉन 0 है, जिसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। फाई क्या है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल आवेश। तो गॉस के प्रमेय कहता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1 अपान एप्सिलॉन 0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1 अपान एप्सिलॉन 0 गुना होता है। इसे बोलते हैं गॉस की प्रमेय। इसको स्टूडेंट्स नोट कर सकते हैं। अब हम लोग इसका जो है डेरिवेशन करेंगे गॉस थ्योरम या गॉस की प्रमेय का। स्टूडेंट्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन। तो इसके लिए देखते हैं फिगर इसका। मान लिया ये बिंदु O है, इस पर ये प्लस Q आवेश है, ठीक है। अब इसके चारों ओर ये एक पृष्ठ हो गया, ठीक है। ये R त्रिज्या का एक पृष्ठ हो गया, बिंदु O और प्लस Q, और ये R त्रिज्या का एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ पर एक बिंदु P है, ठीक है। इस पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल A है, लेकिन इस बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अवयव dA होगा। क्या होगा, क्षेत्रफल अवयव dA होगा। यहाँ पर छोटे से पृष्ठ का क्षेत्रफल अवयव क्या होगा, dA होगा। इस छोटे से पृष्ठ का अवयव dA होगा। अब चूंकि यहाँ पर जो क्षेत्रफल है उसको हम सदिश रूप में लेंगे, तो इसका जो वेक्टर होगा, दिशा होगी, वो dA वेक्टर होगी। अब इसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र है E वेक्टर, तो E वेक्टर और dA वेक्टर दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, ठीक है। तो हम गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन देखते हैं। तो इसमें लिख लिया जाएगा, माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, ठीक है। प्लस Q आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है। इसके R को त्रिज्या मानकर एक काल्पनिक पृष्ठ खींच लेते हैं। मान लिया बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अवयव dA है। इस क्षेत्रफल अवयव dA के लिए dA वेक्टर व E वेक्टर दोनों एक ही दिशा में हैं। अच्छा, अतः इनके बीच कोण क्या होगा, 0 होगा। क्षेत्रफल अवयव dA वेक्टर व क्षेत्रफल अवयव dA वेक्टर व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर एक ही दिशा में होने के कारण थीटा इक्वल टू 0। अतः क्षेत्रफल प्लस Q आवेश के कारण क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होगा डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ये भी मैंने बताया था फॉर्मूला, पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था। डी फाई इक्वल टू होता है ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर।
चूँकि इनके बीच कोण 0 है तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। ये कैसे आया? ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 11 में। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ ए की जगह हो गया ए वेक्टर, यहाँ पर ई वेक्टर हो गया, और बी वेक्टर यहाँ पर डी ए हो गया। जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा, वैसे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, चूँकि थीटा क्या है 0 डिग्री है, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर क्या है एक ही दिशा में है। जब दोनों की दिशाएं एक ही होती हैं तो कोण के बीच क्या होता है 0 होता है। तो थीटा इक्वल टू 0 होने के कारण जो हमारा फॉर्मूला बनेगा हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 होता है 1, तो बचेगा फॉर्मूला ई डी ए। तो ये जो वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया गया है ये छोटे से अवयव डी ए के कारण निकाल लिया गया। छोटे से अवयव, ये छोटा सा अवयव डी ए है बिंदु P पर, इस अवयव के लिए वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया। अब हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ के लिए। ठीक है, अतः संपूर्ण पृष्ठ A के लिए, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हो जाएगा फाई ई, क्योंकि ये गोलाकार पृष्ठ है तो होगा होल इंटीग्रेशन ई वेक्टर होल इंटीग्रेशन डी फाई ई, लिखेंगे डी फाई ई, और होल इंटीग्रेशन डी फाई की वैल्यू हो जाएगी ई डी ए, इस प्रकार से। ठीक है, अब जब ई डी ए होगी तो यहाँ पर हम ई, चूँकि इंटीग्रेशन जिसका मान परिवर्तन होता है उसी का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो ई का मान तो फिक्स है तो होल इंटीग्रेशन हो जाएगा डी ए, होल इंटीग्रेशन हो गया डी ए। अब डी ए क्या है, छोटा सा अवयव है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए डी ए का मान क्या होगा, ए हो जाएगा। तो लिखेंगे चूँकि होल इंटीग्रेशन डी ए हो जाएगा ए, और ए क्या होगा, ए की वैल्यू होगी 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर आर क्या है, इस पृष्ठ की त्रिज्या है। तो हमारा जो फॉर्मूला बना फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो फाई इक्वल टू हो गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि किसी बिंदु प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर कोई बिंदु P है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, अतः यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा फाई इक्वल टू E की वैल्यू रख देंगे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन 0। यही गॉस की प्रमेय है। क्या है, गॉस की प्रमेय है। तो स्टूडेंट्स समझ में आया होगा कि गॉस की प्रमेय जो है क्या होती है, इसकी परिभाषा हमने बताई थी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, कोई ये बंद पृष्ठ है गोलाकार, उससे गुजरने वाला जो टोटल वैद्युत फ्लक्स की गणना हम गॉस की प्रमेय से कर सकते हैं। जिसमें बताया गया है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1 अपान एप्सिलॉन 0 गुना होता है, जिसको हम इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से कि मान लिया प्लस क्यू आवेश के कारण क्षेत्रफल अवयव क्या है, क्षेत्रफल अवयव जो है डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फॉर्मूला होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, लेकिन क्योंकि ये स्केलर गुणन है, आदिश गुणन है, इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। लेकिन हम पहले ही बता चुके हैं कि चूँकि दोनों क्या है एक ही दिशा में है, इसलिए इनके बीच कोण थीटा इक्वल टू 0 हो गया। जब थीटा 0 हो गया तो हो जाएगी ई डी ए कॉस 0। कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। कॉस 0 इक्वल टू 0 डिग्री है तो 1 होता है मान, ठीक है। तो ये कॉस 0 हो गया 1, तो बचेगा ई डी ए। अब ये छोटे से पृष्ठ, इस छोटे से अवयव के निकालना संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए होल इंटीग्रेशन डी फाई हो जाएगा। डी फाई की वैल्यू हमने निकाल रखी ई डी ए, तो यहाँ पर ई डी ए रखेंगे, लेकिन हमें जो समाकलन करेंगे
जिसका मान परिवर्तित हो रहा है, तो डी ए क्षेत्रफल का मान परिवर्तित हो रहा है, तो ये डी ए हो जाएगा ए संपूर्ण पृष्ठ के लिए, ए हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला हो जाएगा फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू इस समीकरण में यहाँ पुट कर देंगे ई की वैल्यू, तो यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो बताता है कि जो कुल वैद्युत फ्लक्स है वो कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। यही गॉस की प्रमेय है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि गॉसियन पृष्ठ और उसके क्या उपयोग होते हैं, इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब हम लोग गॉसियन पृष्ठ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी गॉस थ्योरम में बताया गया था कि कोई भी आवेश है, मान लिया ये एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ के मध्य बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। तो प्लस क्यू आवेश के चारों ओर ये पृष्ठ काल्पनिक पृष्ठ खींच लिया गया। तो गॉसियन पृष्ठ का मतलब ये होता है कि आवेश को परिबद्ध करने वाले काल्पनिक बंद पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। आवेश को परिबद्ध करने वाले काल्पनिक बंद पृष्ठ को क्या कहेंगे हम, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। अब इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग देखिए, कूलाम का नियम पढ़ाया गया था शुरुआत में इसी चैप्टर में। तो कूलाम के नियम के आधार पर हमने किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, लेकिन अलग अलग प्रकार के जो निकाय हैं, जैसे गोली कोष है, कोई तार है, कोई प्लेट है, तो वहाँ पर हम प्लेट के लिए किसी प्लेट पर आवेश है, कोई प्लेट है, उस प्लेट पर आवेश है, ठीक है, और उस प्लेट पर हमें आवेश के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। एक इस प्रकार से अनंत लंबाई की प्लेट है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र निकालनी है। एक अनंत लंबाई का तार है, तो इसके कारण हमें तीव्रता निकालनी है। तो देखा गया कि इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के निकायों के लिए हम कूलाम के नियम की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं ज्ञात कर सकते। तो गॉस की प्रमेय की सहायता से हम क्या करेंगे, इन अलग अलग प्रकार के जो निकाय हैं, इन अलग अलग प्रकार के निकायों के लिए जो है हम गॉस की प्रमेय का उपयोग करके गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, और गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करके गॉस प्रमेय की सहायता से हम अलग अलग निकायों के लिए हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, जहाँ पर हम कूलाम के नियम की सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं गणना कर सकते हैं। जैसे इस क्षण के लिए, इस प्लेट के लिए, एक अनंत लंबाई की प्लेट के लिए, यहाँ पर हम कूलाम के नियम का उपयोग करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकाल सकते हैं। तो इन अलग अलग निकायों के लिए हम गॉस की प्रमेय लगाकर और गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करके हम जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। तो इसका उपयोग यही होता है कि आवेशित निकाय या पिंडों, आवेशित निकाय हो सकता है या पिंड के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की जा सकती है, जहाँ पर कूलाम का नियम नहीं लगाया जा सकता है, तो ये जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है गॉसियन पृष्ठ और गॉस की प्रमेय का,
कि जहाँ पर हम कूलाम के नियम की सहायता से वैद्युत क्षेत्र नहीं निकाल सकते हैं, तो वहाँ पर गॉसियन प्रश्न मानकर और गॉस प्रमेय की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने सीखा गॉस की प्रमेय और गॉसियन प्रश्न। अब हम गॉस की प्रमेय की सहायता से अलग अलग प्रकार के निकायों के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना सीखेंगे। थैंक यू।